कहानी की शुरुआत एक छोटी सी बच्ची से होती है जो अपने डरावने घर से जान बचाकर भाग रही होती है। वो बागों से होती हुई तेजी से दौड़ती है और आखिरकार मेन रोड तक पहुंच जाती है। वहाँ वो किसी भी गुजरती गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई उसे वहाँ से दूर ले जाए। उसी शहर के दूसरे हिस्से में सुजैन, जो एक साइकाइट्रिस्ट है, उसे खबर मिलती है कि अस्पताल में एक अजीब सी लड़की लाई गई है। उसकी पीठ खून से भरी हुई है और वो किसी से कुछ बोल नहीं रही है। सुजैन फौरन अस्पताल पहुँचती है जहाँ वो मानसिक मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी संभालती है। सुजैन उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि वो वही लड़की है जो उस खौफनाक घर से भागी, लेकिन लड़की इतनी डरी हुई है कि अपना नाम तक बताने को तैयार नहीं होती। सुजैन उसे आराम से समझाती है, उसे भरोसा दिलाती है कि अब वो सुरक्षित है और यहाँ कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अस्पताल के रिकॉर्ड के लिए नाम जरूरी होता है, इसलिए वो लोग उसे अस्थायी तौर पर ट्रॉमा कहकर बुलाने लगे। एक नर्स लड़की को बाकी मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाती है, लेकिन जब इंजेक्शन लगाने का वक्त आता है तो ट्रॉमा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती और अचानक बहुत हिंसक हो जाती है। तुरंत सुजैन को बुलाया जाता है। सुजैन आते ही उसे शांति से संभाल लेती है। ट्रॉमा धीरे धीरे शांत हो जाती है, सुजैन के पास बैठ जाती है और आखिरकार उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। कुछ समय बाद एक अजीब सा आदमी पुलिस की वर्दी में अस्पताल आता है। वो किसी को ढूंढ रहा होता है। सुजैन उसे देखती है और पूछती है कि वो किसे ढूंढ रहा है। वो आदमी ट्रॉमा जैसी ही शक्ल सूरत वाली लड़की का हुलिया बताता है और खुद को उस इलाके का शेरिफ बताता है जहाँ से लड़की आई थी, लेकिन सुजैन को उस पर भरोसा नहीं होता। वो साफ कह देती है कि बिना माता पिता, किसी रिश्तेदार या कोर्ट के आदेश के वो लड़की को नहीं ले जा सकता। शेरिफ हल्की सी डरावनी मुस्कान देता है और वहाँ से चला जाता है। सुजैन को बेचैनी होने लगी। वो जल्दी से ट्रॉमा के कमरे में जाती है और देखती है कि वो गहरी नींद में सो रही है। इसके बाद सुजैन अपने घर लौटती है जहाँ वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती है, जूल्स, हेलेन और डैनी। हेलेन सबसे बड़ी बेटी, स्कूल में बहुत पॉपुलर है। उसके ढेर सारे दोस्त और सब उसे पसंद करते हैं। जूल्स बिल्कुल उल्टी है, उसे रोज स्कूल में तंग किया जाता है और उसका कोई दोस्त नहीं। और डैनी को सुजैन ने गोद लिया है, लेकिन वो उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है। सुजैन का पति एक रियल एस्टेट एजेंट है। वो सुजैन से बहुत प्यार करता है और दोनों मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। अगली सुबह सुजैन काम के लिए तैयार होती है। उसका पति जल्दबाजी में बताता है कि आज वो उस घर को बेचने वाला है जिसे उसने खुद बनाया था। सुजैन उसे हौसला देती है क्योंकि उस घर के लिए उन्होंने लोन लिया था और अब बेचने से राहत मिलने वाली है। सुजैन अपने 3 बच्चों को स्कूल छोड़ती है और फिर अस्पताल पहुंचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि अस्पताल को ट्रॉमा को कहीं और भेजना पड़ेगा क्योंकि उसका इलाज पूरा हो चुका है और अब वहाँ जगह नहीं है। सुजैन बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ट्रॉमा अभी भी खतरे में है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नर्स बताती है कि उसने शहर की हर फैमिली और केयर फैसिलिटी से बात की, लेकिन उसकी उम्र की वजह से कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं है। सुजैन सोच में पड़ जाती है। फिर वो तय करती है कि जाने से पहले ट्रॉमा से एक आखिरी बार बात करे, कम से कम उसका असली नाम जानने के लिए। वो उसके कमरे में जाती है, लेकिन ट्रॉमा हमेशा की तरह चुप रहती है। सुजैन मायूस होकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी अचानक ट्रॉमा बोलती है। वो कहती है उसका असली नाम मे है। सुजैन को बहुत सुकून मिलता है। वो खुश होकर फैसला करती है कि मे को अपने घर ले जाए। वो ज्यादा सवाल नहीं करती। तभी उसकी नजर मे की कलाई पर पड़े हैंडकफ के निशानों पर जाती है जिन्हें मे छुपाने की कोशिश करती है। सुजैन प्यार से उसे भरोसा दिलाती है कि अब वो कभी किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। सुजैन मे को अपने घर ले आती है। सुजैन का परिवार मे का दिल से स्वागत करता है। रात को सब लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही खाना शुरू करने वाले होते हैं, मे पूछती है कि क्या वो पहले प्रार्थना कर सकती है। वो आंखें बंद करती है, खाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और प्रार्थना के अंत में कहती है, हेल द किंग ऑफ डीमंस। सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन मे को कुछ अजीब नहीं लगता। उसे लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य बात। डिनर के बाद मे अपने कमरे में चली जाती है जो पहले जूल्स का कमरा था। वो जूल्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और उसकी ड्रेस की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है। जूल्स मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देती है, लेकिन तभी अचानक मे अपना सिर झुका लेती है और जूल्स से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे तारीफ नहीं करनी चाहिए थी और जूल्स से गुजारिश करती है कि वो ये बात किसी को न बताए। जूल्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो मे से कहती है कि आमतौर पर लोग तारीफ सुनकर खुश होते हैं और कोई भी अच्छा बनने के लिए माफी नहीं मांगता। मे उसे धन्यवाद कहती है और चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। कमरे में जाकर मे शीशे के सामने खड़ी होती है। वो धीरे से अपनी पीठ की ओर देखती है जहाँ उसकी त्वचा पर गहराई से बना हुआ एक पेंटाग्राम साफ दिखाई देता है। कुछ समय बाद मे धीरे धीरे जूल्स के करीब आने की कोशिश करने लगती है। वो जूल्स की बहुत तारीफ करती है, उसे पसंद करती है और साफ लगता है कि वो उसके जैसी बनना चाहती है। जल्द ही ये भी साफ हो जाता है कि मे की कोई दोस्त नहीं और न ही उसकी कोई सोशल लाइफ रही है। अगले दिन अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार मे के लिए एक फॉस्टर होम ढूंढ लेती है। सुजैन उसे लेकर उस नए घर को देखने जाती है, लेकिन जैसे ही मे दीवार पर टंगा हुआ क्रॉस देखती है, वो अचानक डर जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। घर में घूमते वक्त पास में खेल रहे कुछ बच्चे गलती से अपनी गेंद उसकी तरफ फेंक देते हैं, लेकिन मे उन्हें इतनी डरावनी नजर से देखती है कि बच्चे डर के मारे वहाँ
से भाग जाते हैं। सुजैन जब घर दिखाकर बाहर निकलती है तो उनके जाते ही पीछे दीवार पर टंगा हुआ क्रॉस अपने आप उल्टा हो जाता है बिना किसी के छुए। बाद में सुजैन मे को शॉपिंग मॉल ले जाती है और उसके नए घर के लिए ढेर सारी चीजें दिलाती है। खरीदारी के दौरान सुजैन को एक फोन कॉल आता है। जैसे ही वो पलटती है मे वहाँ नहीं होती। सुजैन घबराकर उसे हर जगह ढूंढती है। आखिरकार वो उसे मॉल के बाहर पाती है। मे रोते हुए माफी मांगती है और बताती है कि वो नए घर में नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि वहाँ छुपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं और उसे सिर्फ सुजैन के साथ ही सुरक्षित महसूस होता है। मे की हालत देखकर सुजैन का दिल पिघल जाता है। वो फैसला करती है कि जब तक कोई बेहतर जगह नहीं मिलती मे उनके ही घर में रहेगी। ये सुनते ही मे बहुत खुश हो जाती है और सुजैन के साथ वापस घर लौट आती है। घर पर मे जूल्स के पास बैठती है और उसे स्कूल मैगजीन के लिए फोटो लेते हुए देखती है। वो बात शुरू करने की कोशिश करती है। बताती है कि वो अपने भाई बहनों के साथ गुड़िया बनाया करती थी। फिर इधर उधर की कई बातें करने लगती है, लेकिन जूल्स को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। अचानक मे जूल्स के बालों को छूती है और कहती है कि उसे उसके बाल बहुत पसंद है। जूल्स शालीनता से धन्यवाद देती है, लेकिन उसे लगता है कि मे का बर्ताव थोड़ा अजीब है। उस रात सुजैन और उसका पति बिस्तर पर होते हैं। तभी उन्हें दरवाजे के पास कुछ आवाज सुनाई देती है। सुजैन का पति तुरंत उठकर बाहर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर भी ये साफ होता है कि कोई उन्हें देख रहा था और अब वापस अपने कमरे में जा चुका है। अगली सुबह सुजैन अपने पति के साथ मिलकर नाश्ता बना रही होती है। अचानक एक कौवा तेजी से आकर खिड़की से टकराता है और कांच टूट जाता है। सब लोग डर कर दौड़ते हुए आते हैं। कौवा जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। सुजैन अपने पति से कहती है कि वो उसे बर्ड सेंचुरी ले जाए। वो मान जाता है। तभी मे उसके पास खड़ी होकर कहती है कि इस कौवे की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। सुजैन का पति उसकी बात को नजरअंदाज करता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन जब वो शेल्टर पहुंचता है तो वो बंद मिलता है। वो कौवे को गाड़ी में ही छोड़ देता है और काम पर चला जाता है। उधर अस्पताल में शहर का डिटेक्टिव एलेक्स, जिसे मे का केस सौंपा गया है, सुजैन से मिलने आता है। सुजैन उसे मे से बात करने की इजाजत नहीं देती। बताती है कि लड़की अभी भी सदमे में और बीती बातों को याद दिलाने से उसकी हालत फिर बिगड़ सकती है। एलेक्स सुजैन से कहता है कि जैसे ही मे बात करने के लिए तैयार हो वो उसे फोन कर दे। इसके बाद एलेक्स उस जगह जाने का फैसला करता है जहाँ मे मिली थी, अमन काउंटी की सरहद पर। ये इलाका अपने अजीब और रहस्यमयी लोगों के लिए जाना जाता है जो बाहरी लोगों से बहुत कम बात करते हैं। वहाँ पहुंचकर उसे खून से सना हुआ एक चाकू मिलता है जिसे वो सबूत के तौर पर रख लेता है। फिर वो खेतों के बीच से जाती एक पगडंडी पर आगे बढ़ता है और जमीन पर बने पैरों के निशान देखता है। निशानों का पीछा करते करते उसे कौवों की तेज आवाजें सुनाई देती। वो आवाज की तरफ बढ़ता है और एक स्केयरक्रो देखता है जिसके ऊपर सुअर का सड़ा हुआ सिर लगा होता है। वो स्केयरक्रो लकड़ी की डंडियों से बना था जो पक्षियों को भगाने के लिए लगाया गया था, लेकिन सड़े हुए सिर की वजह से कौवे उसके चारों तरफ जमा हो गए थे। एलेक्स की नजर स्केयरक्रो के लकड़ी के ढांचे पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। एलेक्स उस निशान को देखता तो है, लेकिन ये समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, तभी देखता है कि वहीं उस काउंटी का शेरिफ उसका इंतजार कर रहा है। शेरिफ का बर्ताव अजीब होता है। वो मे या उसके माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर देता है। एलेक्स पूछता है कि अगर लड़की गायब थी तो किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। इस पर शेरिफ कहता है कि मे का परिवार बहुत ज्यादा धार्मिक है और उनका मानना है कि जब उसे लौटना होगा वो अपने आप घर वापस आ जाएगा। एलेक्स उसकी बात सुनकर और ज्यादा उलझ जाता है। वो शेरिफ से कहता है कि वो मे के माता पिता के लिए कुछ सवालों की लिस्ट भेजेगा। शेरिफ हामी भरता है और तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल नहीं जाता। उसी रात सुजैन का पति घर लौटता है। उनकी छोटी बेटी उससे कौवे के बारे में पूछती है। वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, उसने उसे शेल्टर पहुंचा दिया है। कुछ देर बाद वो गैराज में जाता है जहाँ गाड़ी में रखा हुआ कौवा अब मर चुका होता है। वो बगीचे में एक छोटा सा गड्ढा खोदता है ताकि उसे दफना सके, लेकिन जब वो वापस जाकर कौवे को लेने आता है तो वो वहाँ नहीं होता। वो सोचता है कि शायद कौवा उड़ गया होगा और इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उधर दूसरी तरफ मे अकेले जंगल में चल रही होती है। उसके हाथों में वही कौवा होता है जैसे वो कोई पवित्र चीज हो। वो एक कटे हुए पेड़ के तने के पास पहुँचती है, कौवे को उसके ऊपर रखती है और वही रहस्यमयी निशान बनाती है जो डिटेक्टिव ने स्केयरक्रो पर देखा था। फिर मे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और मरे हुए कौवे की पूजा करने लगती है। कहानी अचानक अतीत में चली जाती है। एक छोटी लड़की जंगल में भाग रही होती है। उसके पीछे पुलिस की वर्दी पहना हुआ एक आदमी दौड़ रहा होता है। लड़की एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाती है। नीचे से वो आदमी उसका नाम पुकारता है, सुजैन, और कहता है कि उसे कभी न कभी नीचे आना ही पड़ेगा। तभी खुलासा होता है कि वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि वर्तमान की सुजैन ही है। कहानी फिर वापस वर्तमान में लौटती है। आज मे की कोर्ट हियरिंग का दिन होता है। उसके माता पिता को आना होता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है और ना तो उसके माता पिता आते हैं और ना ही कोई डिफेंस लॉयर। आखिरकार अदालत फैसला सुनाती है कि मे अगले 90 दिन तक सुजैन की कस्टडी में ही रहेगी। जब तक कोई सही फॉस्टर होम नहीं मिल जाता, जज ये भी आदेश देता है कि मे को स्कूल जाना होगा। ये सुनकर मे बहुत खुश हो जाती है, खासकर तब जब उसे पता चलता है कि वो जूल्स की ही क्लास में पढ़ेगी। बाद में सुजैन मे को बाहर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ सुजैन मे से उसकी माँ के ना आने के लिए माफी मांगती है। मे की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे अपनी माँ याद आ जाती है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कहानी फिर से अतीत में चली जाती है। मे अपने माता पिता और अपनी कई बहनों के साथ रहती थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी उसकी बहनें अंदर आती है और बताती है कि वही चुनी हुई है। उनकी आंखों में जलन, श्रद्धा और डर तीनों एक साथ दिखने
दिखते हैं, लेकिन मे अकेली है जो दुखी है। वो चुपचाप डर के मारे रो रही होती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। वो कहती है कि मे को खाना खाना होगा ताकि उसमें रिचुअल करने की ताकत रहे। मे अपनी माँ को बेबसी और डर से देखती है और उससे गिड़गिड़ाकर मना करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये बलिदानों की परंपरा चलती रहनी चाहिए ताकि लूसीफर खुश हो और मॉर्निंग स्टार फिर से उग सके। वो मे से वादा करती है कि वो उसकी जितनी मदद कर सकती है करेगी। कुछ ही देर बाद मे का पिता और एक प्रीस्ट कमरे में आते हैं। वो मे को कुर्सी से बांध देते हैं और मे लगातार अपनी माँ को पुकारती रहती है। आखिरकार उसकी माँ लौटती है। वो उसे कौवे के पंखों से बना ताज पहनाती है और दर्द कम करने के लिए एक पोषण देती है। फिर वो मे के पिता से कहती है मे अब आज्ञाकारी रहेगी। मे को किसी सिंहासन जैसी जगह पर बिठाया जाता है। उसके पीछे कौवे के पंखों से बना लिबास पहना हुआ एक आदमी खड़ा होता है जो अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लेता है। जैसे ही रिचुअल शुरू होता है, अचानक मे अपनी यादों से बाहर आती है। वो सुजैन से कहती है कि वो अपनी माँ के बारे में बात नहीं करना चाहती। सुजैन उसकी बात समझती है और उसका सम्मान करती है। दोनों वापस घर लौट आती है। उस रात सुजैन और उसका पति बाहर जाने का फैसला करते हैं। वो मे को घर पर ही जूल्स और डैनी के साथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि वो लोग मूवी देखें और आराम से शाम बिताएं। ये मे की जिंदगी का पहला मौका होता है जब वो घर में रखे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट देखी ही नहीं थी। मे धीरे धीरे जूल्स के और करीब आने लगती है। उसे लगता है जैसे वो भी इस परिवार का हिस्सा बन रही हो। जब मूवी खत्म होती है तो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी अचानक जूल्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखती है और सामने मे खड़ी होती है। जूल्स एक पल के लिए डर जाती है। मे रो रही होती है। वो जूल्स से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो स्कूल में किसी को भी ये ना बताए कि वो कहाँ से आई है, वरना लोग उसे भी परेशान करेंगे। जूल्स उसे भरोसा दिलाती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और मे को अपने कमरे में सुला लेती है। अगली सुबह दोनों साथ साथ स्कूल जाती है। जूल्स मे को पूरा स्कूल दिखाती है और समझाती है कि पुलिस को कैसे इग्नोर करना चाहिए। फिर वो मे की मुलाकात स्कूल मैगजीन के एडिटर सेबास्टियन से करवाती है, जिस पर जूल्स का सीक्रेट क्रश होता है। क्योंकि मैगजीन का पहला इशू जल्दी आने वाला होता है, सेबास्टियन तय करता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मे को कवर पेज पर रखा जाए। ये सुनकर जूल्स उदास हो जाती है, क्योंकि सेबास्टियन ने पहले वो जगह उसे देने का वादा किया था। बाद में सुजैन के साथ मे और जूल्स घर लौटती है। तभी मे की नजर सुजैन की कार पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है। घबराकर वो खुद ही कार धोने की पेशकश करती है। वो डरते डरते उस निशान को साफ करती है और बार बार इधर उधर देखती रहती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उधर सुजैन का पति घर बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वो शहर की सबसे अमीर महिलाओं में से एक से मिलता है और दोनों साथ में शिकार पर जाते हैं। वो एक हिरन का शिकार कर लेता है और उसे घर ले आता है। घर पहुंचकर वो पूछता है कि क्या कोई उसे काटने में मदद करेगा। मे आगे बढ़कर मदद के लिए हाथ उठाती है, लेकिन जूल्स उसे याद दिलाती है कि उनका होमवर्क बाकी है। मे सच में खुश हो जाती है। वो इस तरह की नॉर्मल फैमिली लाइफ की आदी नहीं है, इसलिए वो जूल्स की हर हरकत को नकल करने लगती है। दिन खत्म होता है, सब सोने चले जाते हैं सिवाय मे के। मे को अपना अतीत याद आने लगता है। वो समय जब रिचुअल शुरू हुए थे, उसकी यादों में एक चाकू उभरता है और तभी खुलासा होता है कि उसी वक्त उसकी पीठ पर पेंटाग्राम काटा गया था। वर्तमान में मे किचन में जाती है। वो एक चाकू उठाती है और मांस का टुकड़ा काटने लगती है। वो इतनी जोर जोर से काटती है जैसे अपने बीते हुए दर्द और जुल्म से बदला ले रही हो। कुछ देर बाद मे जंगल में जाती है। वहाँ साफ हो जाता है कि वो कुछ अजीब रिचुअल्स कर रही है। वो जूल्स का हेयर ब्रश, सुजैन का टूथब्रश और परिवार के हर सदस्य की कुछ कुछ छोटी चीजें इकट्ठी कर चुकी है जो घर से गायब थी। वो इन सब चीजों को मरे हुए कौवे के पास रखती है, पेड़ के तने पर निशान बनाती है और फिर मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना करने लगती है। अगले दिन सुजैन अस्पताल जाती है और डिटेक्टिव एलेक्स से संपर्क करने की कोशिश करती है। एलेक्स उसे बताता है कि उसी दिन उसकी मे के माता पिता से मिलने की बात तय हुई थी। सुजैन उसका इंतजार करती है और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पहुंचती है, ठीक उसी समय जब मे के माता पिता को आना होता है। लेकिन वहाँ उनके बजाय एक लॉयर आता है। वो देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक होता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों की पैरवी करने के लिए जाना जाता है। एलेक्स हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक साधारण किसान इतना ताकतवर लॉयर कैसे रख सकता है। एलेक्स उससे सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयर कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर एलेक्स के पास चाकू पर उंगलियों के निशान या कोई ठोस सबूत होता तो वो अब तक गिरफ्तारी का वारंट निकाल चुका होता। लेकिन जब कोई सबूत नहीं है तो ये सिर्फ एक वॉलंटरी मीटिंग की कोशिश है। लॉयर एलेक्स को चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा मिलने की कोशिश की या बिना सबूत के इशारा भी किया तो वो हरासमेंट का केस कर देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एलेक्स उसकी गोपनीयता और रवैये पर गहरा शक करता है। वो मे की पीठ पर बने पेंटाग्राम के मतलब पर और ज्यादा रिसर्च करता है। साथ ही मे के परिवार के इतिहास की भी जांच करता है। कुछ समय बाद वो सुजैन को फोन करता है और बताता है कि मे का परिवार एक धार्मिक कल्ट से जुड़ा हुआ है जो इंसानी बलि देता है और उनका निशान पेंटाग्राम है। ये सुनकर सुजैन खुद सच्चाई जानने निकल पड़ती है। वो गाड़ी लेकर सीधे उसी काउंटी की तरफ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक स्थानीय आदमी से मे के परिवार के घर के बारे में पूछती है। वो आदमी घबराकर कहता है कि सुजैन को तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। तभी सुजैन महसूस करती है कि उसके चारों ओर कुछ लोग जमा हो गए हैं। उनकी नजरें दुश्मनी से भरी हैं, जैसे वो किसी भी पल उस पर हमला करने वाले हो।